नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन होगा। स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर संबोधित करेंगे। 36 संगठनों के 1400 प्रतिनिधि इस में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे और इसमें 1400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 36 संगठन हैं जिनमें से 1400 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे स्टार्टअप महाकुंभ में भावी उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उनका फोकस डीप टेक और एग्रीटेक, बायोटेक, मेडटेक और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने में सरकार के एजेंडे पर हो सकता है। ये आयोजन नीति निर्माण, खासतौर से डीपीआईआईटी अधिकारियों को स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट की आकांक्षाओं को समझने का अवसर देता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप महाकुंभ में भावी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 संगठनों से 1400 प्रतिनिधियों को आज संबोधित करेंगे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार करेंगे और उसका शंखनाद आज डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। सीधी से करेंगे चुनावी प्रचार का शंखनाद। लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्म रक्षा दिवस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। सीधी से ये चुनाव प्रचार का शंखनाद होगा और डॉक्टर मोहन यादव आज प्रचार प्रसार का शंखनाद सीधी से करेंगे। नामांकन रैली में भी आज डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और यहां पर जनता से रूबरू होंगे। डॉक्टर मोहन यादव चुनाव का आज सीधी से शंखनाद करेंगे। 4 तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता धरातल पर हैं और जनता से रूबरू होने की उनके तरफ से लगातार कोशिश जारी है और आज चुनाव का शंखनाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधी से करेंगे और चुनाव प्रचार का शंखनाद वो करेंगे। साथ ही नामांकन रैली में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है। तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधी से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और यहां पर नामांकन रैली में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, जनता से रूबरू होंगे। लगातार 24 का रण है और अब चुनाव प्रचार का शंखनाद सीधी से डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और नामांकन रैली में भी वो शामिल होंगे, जनता से रूबरू होंगे। और एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव प्रचार का आज शंखनाद उनकी तरफ से किया जाएगा। लगातार 24 के रण के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। जनता से रूबरू होने की उनकी तरफ से लगातार कोशिश जारी है। और भोपाल से ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आज ये शंखनाद किया जाएगा चुनाव प्रचार का और खुद मोहन सीएम यादव करेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल यदि बीजेपी की चुनावी तैयारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से जो बड़े नेता हैं वो इस समय जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि बूथ विजय अभियान तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष, तमाम विधायक और मंत्री तक जो है अपने क्षेत्रों में बूथ विजय अभियान को लेकर जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो आज से वो लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुटने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी कई आचार संहिता लगने से पहले भी ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की, आभार यात्राएं निकाली। इसके अलावा कई सारी विधानसभा को कई सारी सौगातें उनके द्वारा दी गई। तो आज जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम है
आज सीधी से जो है चुनावी जो है अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। राजेश मिश्रा को वहां से जो है उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी ने, तो उनके नामांकन में जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहेंगे। इसके अलावा डिंडोरी भी जाएंगे। डिंडोरी में रानी अवंतीबाई के जो उनका जो स्थान है वहां पर जाकर उनको नमन करेंगे। जबलपुर जाएंगे। इसके अलावा जबलपुर के अलावा बालपुर में जो है विशाल जनसभा को भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। यानी कि आज लगातार 3 से 4 स्थानों पर जो है मुख्यमंत्री आज चुनावी अभियान में जो है दम पीटते हुए नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे, साथ में जनता से भी रूबरू होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल नीरज, जिस हिसाब से बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है, तमाम उनके तरफ से तैयारियां की जा रही, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और अब चुनाव प्रचार का शंखनाद भी आज किया जाए। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने अभी कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाया है। कैसे काट देगी कांग्रेस बीजेपी को, ये भी देखने वाली बात होगी नीरज। देखिए, अब चुनाव में काफी कम समय बचा है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस समय पीछे नहीं, काफी पीछे जो है नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए सही प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पा रहा है। जो कांग्रेस के अंदर की बगावत है वो निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा जो नाराज जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में किया गया था, जो युवा चेहरे यानी कि जीपी पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जिससे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि युवा बड़ी मात्रा में जो है कांग्रेस से जुड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में भी कई बैठकें हो गई, लेकिन अभी तक पूरे प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस नहीं कर पाई। और यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, तमाम मंत्री, तमाम विधायक अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अभियान में भी जुट गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस काफी पीछे इस पूरे 2024 के रण में अभी नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कम समय बचा है, कांग्रेस कितनी तेजी से जो है इस पूरी चीजों को रिकवर कर पाती है। जी बिल्कुल नीरज, जिस हिसाब से बीजेपी की तरफ से हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की जा रही है, चाहे फिर वो महिलाओं की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए, तमाम योजनाएं महिलाओं और युवाओं के लिए लाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि पिछली बार की कंपैरिजन में, 2019 के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा झुकाव महिलाओं का और युवाओं का बीजेपी की तरफ देखने को मिल सकता है नीरज। देखिए, बिल्कुल इस समय बीजेपी के पास सबसे बड़े मुद्दे हैं। एक बीजेपी के पास बताने के लिए जनता को एक चीज नहीं है, काफी सारी चीजें हैं। चाहे वो राम मंदिर की बात कर ली जाए, चाहे धारा 370 की बात कर ली जाए, प्रदेश की यदि हम बात करें तो महिलाओं को 1250 रुपए यानी कि लाडली बहना योजना की बात कर ली जाए, युवाओं की यदि हम बात करें तो युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश सरकार ने भी काफी मदद की है। तो कई सारे युवाओं ने स्टार्टअप डाला है। इसके अलावा महिलाओं को सक्षम करने के लिए काफी सारी योजनाएं जो है प्रदेश सरकार चला रही है। किसानों की बात कर ली जाए तो किसानों के खाते में सम्मान निधि दोनों ही, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, दोनों ने ही जो है उनके खातों में हस्तांतरित किए हैं। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने का बीजेपी का जो प्रयास है, यानी कि बीजेपी यदि जनता के बीच में जाती है तो बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। वही यदि कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी जो है यात्रा निकाली थी, लेकिन उसका खासा असर देखने को नहीं मिला। इससे पहले अभी उनकी कुछ दिन पहले ही हालांकि ये यात्रा खत्म हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे यात्रा का भी इतना खासा असर देखने को नहीं मिला जिस तरह से बात की जा रही थी। युवाओं को फोकस करेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे, किसानों से संवाद करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से अब इतने कम समय में अपने जो है अपनी ताकत को दिखा पाती है इस पूरे चुनाव में। बिल्कुल नीरज, जिस हिसाब से आज ये शंखनाद होने वाला है चुनाव प्रचार का, इसमें सीएम के अलावा कौन कौन नेता शामिल होंगे, कौन कौन कद्दावर नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, साथ ही नामांकन रैली में कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे तो वहां के लोकल विधायक उनके साथ में रहेंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष उनके साथ में रहेंगे और 1-2 मंत्री भी जो है उनके साथ में रह सकते हैं। तो आज एक बड़ा सा आज से जो है चुनावी शंखनाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। जबलपुर भी जाएंगे, डिंडोरी भी जाएंगे और तो कई सारी जगहों पर उनके जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जनता को भी संबोधित करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी के सभी प्रकोष्ठ की बैठक है, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। तो लोकसभा की तैयारियों को लेकर सपा भी एक्शन मोड में है, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेगी और आज ये प्रकोष्ठ की बैठक होगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज पार्टी के सभी प्रकोष्ठ की बैठक की जाएगी और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन और चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा भी एक्शन मोड में है, उनकी तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। 24 का रण है और 24 की रण को लेकर हर पार्टी मुस्तैद है, हर पार्टी एक्शन मोड में है। और सपा की बात की जाए तो सपा भी इसी कड़ी में लगातार बैठकें कर रही है, बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारियां भी जारी हैं। पार्टी के सभी प्रकोष्ठ की आज बैठक होगी और इस बैठक में तमाम प्रत्याशियों के नाम पर सपा के तमाम वरिष्ठ नेता इस पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी एक्शन मोड पे है। 24 का रण है और इस रण में रणभेदी के लिए हर पार्टी तैयार है और प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चिंतन लगातार जारी है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन पार्टियों की बात की जाए तो पार्टियों की तरफ से लगातार दम भरी जा रही है, जीत के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर चिंतन मंथन भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में सपा की तरफ से भी सभी प्रकोष्ठ की आज बैठक की जाएगी और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चिंतन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा एक बार फिर से बैठक करेगी और तमाम प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन करेगी। और इस खबर के ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, सपा भी एक्शन मोड में है, 2024 का रण है और इस रण को भेदने के लिए हर पार्टी तैयार है। सपा की तरफ से आज बैठक, इस बैठक में क्या कुछ होगा? प्रकोष्ठों की ये बैठक है। अमरेंद्र, देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है। उत्तर प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यूपी में मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी है जो कि टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि सपा आज की बैठक में अपने सभी प्रकोष्ठों को शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो खुद इस बैठक को करेंगे, वो मौजूद रहेंगे। उसके अलावा उनके सारे बड़े कद्दावर नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और प्रकोष्ठ जैसे लोहिया वाहिनी, जैसे छात्र सभा, जैसे अधिवक्ता सभा, जैसे महिला सभा और जैसे अनुसूचित जाति जनजाति सभा, पिछड़ा वर्ग सभा, ये जो प्रकोष्ठ है समाजवादी पार्टी के, इन सभी प्रकोष्ठों के नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। और बैठक में 2 प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। एक तो जो जिन सीटों पर अभी घोषणा समाजवादी पार्टी या INDIA गठबंधन या NDA अलायंस जिसको कहते हैं, उन्होंने जिन सीटों पर अभी फैसला नहीं लिया है, उन सीटों पर अदर बैकवर्ड के या महिलाओं के या अनुसूचित जाति जनजाति के किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा आगे करनी हो तो उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। और उसके अलावा प्रकोष्ठों के कौन कौन से नेता स्टार प्रचारक रखे जाएंगे, प्रकोष्ठों के किन किन नेताओं को चुनाव में अलग अलग जगह पर सभाएं करने का मौका दिया जाएगा, ऐसा निर्णय भी लिया जा सकता है। क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वही उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है उसके मुख्य घटक के रूप में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और यूपी में विपक्ष के नाम पर अगर कुछ है तो अखिलेश ही सबसे आगे हैं। बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी पहले ही केवल 17 सीटों पर राजी होकर के यूपी में अपने आप को सपा का जो है नंबर 2 का साथी, सपा की पिछलग्गू पार्टी साबित कर चुकी है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ है तो वो समाजवादी पार्टी के पास साथ ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी जरूर अलग से प्रत्याशी घोषित कर रही है, लेकिन अभी एक तो उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा बहुत कम सीटों पर की है और दूसरा अकेली बहुजन समाज पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी का ही नुकसान करती हुई नजर आ रही है। भाजपा को तो बहुजन समाज पार्टी फायदा दिलाती हुई दिख रही है फिलहाल।
बिल्कुल अमरिंदर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जहाँ एक तरफ चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सपा की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है, अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है, लेकिन सपा की अगर सहयोगी दल की बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो उसकी तरफ से अभी कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पत्ते नहीं खोलेंगे। कैसे मिलकर सपा और सपा के सहयोगी दल, छोटे भाई बनकर जो उभरी है कांग्रेस, वो कैसे काट दे पाएगी बीजेपी को? ये भी बड़ी चुनौती है सपा के लिए। अमृत, देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी जी। 2 वजहों से कमजोर नजर आई है। पहली वजह तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में न तो अपने प्रत्याशी फाइनल किए हैं और न तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अभी टक्कर देती हुई नजर आ रही है सत्ता पक्ष को। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है समाजवादी पार्टी के पास, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं उन पर कांग्रेस जल्द कैंडिडेट लेके आए और उसके बाद ये समझ में आए कि कांग्रेस के किस सीट पर कौन से प्रत्याशी होंगे जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जहां तक फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर के भी और कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करने को लेकर के भी फिलहाल बहुत आगे नजर आ रही है। अब कांग्रेस आने वाले समय में किन कैंडिडेट्स को लाती है, किन पर भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है। बिल्कुल अमरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और होली को लेकर योगी सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ से स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे, यूपी परिवहन स्पेशल बस का संचालन शुरू करेगा। तो होली की तैयारियों को लेकर लगातार यूपी सरकार एक्शन मोड में है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसके साथ ही यूपी परिवहन स्पेशल बस का संचालन भी शुरू करेगा। तो आपको बता दें कि एक तरफ होली का त्यौहार है, दूसरी तरफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। तमाम तैयारियां होली को लेकर की जा रही है। सुरक्षा के साथ साथ आवाजाही में जो समस्या ना आए इसके लिए स्पेशल ट्रेनें, स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तो होली को लेकर योगी सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और इसके साथ ही यूपी परिवहन स्पेशल बस का संचालन भी शुरू करेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, जिस हिसाब से ये स्पेशल तैयारियां की जा रही है होली को देखते हुए, क्या कुछ तैयारियां हैं? कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, बसों की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी है अमरेंद्र? बिल्कुल, देखिए, होली एक बड़ा त्योहार है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के ढेर सारे लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के ढेर सारे लोग अपने जनपद के बजाय दूसरे जनपदों में काम करते हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, नवयुवक बड़ी संख्या में हैं और महिलाएं, लड़कियां भी हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं इस बार कमर कसे दिखाई पड़ रही है कि होली के मद्देनजर जो भी लोग उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं उन सबको सरकार कहीं न कहीं बस की सेवा अच्छे से मुहैया कराए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उनकी जो टीम है जो कि परिवहन विभाग को बसें मुहैया कराने का और बसों के अच्छे रखरखाव का, अच्छे परिचालन का, संचालन का काम करती है, उस पूरी टीम ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि होली में कोई भी व्यक्ति चाहे दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आना चाहता हो, चाहे दूसरे जिले से अपने दूसरे जिले में जाना चाहता हो, उसको बस की सेवा मिले, उसको बस से अपने घर जाने का सही समय से अवसर मिले। और इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उनकी पूरी टीम ने अलग से बसों को शामिल किया है बेड़े में। हर जनपद के बेड़े में अलग से बसें शामिल की गई हैं। हर जनपद में कहीं न कहीं बसों का परिचालन जो है वो बढ़ाया गया है, संचालन बढ़ाया गया है। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के अधिकारीगण लगातार इस प्रयास में जुटे हैं कि होली में अलग प्रदेशों से आने वाले लोग भी, देश के बाहर से आने वाले देश में लोग जो है उत्तर प्रदेश के, और उसके अलावा एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाली महिलाएं, युवा
और जो भी लोग नौकरी चाकरी करते हैं बाहर, उन सबको बसों की सेवा मुहैया हो, इसकी तैयारी में परिवहन निगम जुटा हुआ है। अब कितनी सुविधा लोगों को मिल पाएगी और कितना लोग जो है कष्ट उठाएंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन परिवहन निगम फिलहाल ऐसा दावा कर रहा है कि हम होली की तैयारी में लगातार जुटे हुए। लेकिन अमृत, यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि ये जो स्पेशल ट्रेन है लखनऊ से कहाँ के लिए जाएगी, कहाँ कहाँ से आप इस ट्रेन को ले सकते हैं, और ये बसें जो हैं क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश भर में चलाई जाएंगी या फिर दूसरे राज्यों में भी इन बसों से लोग आ जा सकेंगे, जो स्पेशल बसें चलाई जाएंगी? अमृत, समझ लीजिएगा, हम लोग बसों पर बात कर रहे थे, स्पेशल ट्रेन की बात अभी हमने नहीं की। बसों की जो हम बात कर रहे थे, तो बसें उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जो बसें जाती हैं, मतलब दूसरे प्रदेशों में जो लोग काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जो उनका रोजगार है, वो लोग भी होली के त्योहार में अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, अपने जनपद में, अपने गांव में आना चाहते हैं। तो इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने जितनी जो पड़ोसवर्ती सीमावर्ती राज्य हैं, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, या कुछ नेपाल से भी लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, तो उन सब के लिए जो पड़ोसी राज्य हैं या दूसरे राज्य हैं, उन सबसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों को जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाले, यानी नोएडा में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो लखनऊ आना चाहते हैं, लखनऊ में जो काम कर रहे हैं वो गाजियाबाद या नोएडा जाना चाहते हैं, या नोएडा में काम करने वाले अन्य जिलों लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ये इन जिलों के लोग, या मुंबई में जो लोग काम करते हैं, खासकर जौनपुर के लोग, सुल्तानपुर के लोग, बहराइच गोंडा के लोग, अंबेडकर नगर के लोग, ये लोग, या गाजीपुर के लोग, आजमगढ़ के लोग, बड़ी संख्या में मुंबई क्षेत्र में काम करते हैं, पूर्वांचल के लोग। तो इन सब लोगों को सुविधाजनक ढंग से अपने घर आने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, ये एक बड़ी सुविधा होगी उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं और अपने राज्य वापस होली पर आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा है। 21 से 22 मार्च तक भूटान की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो चुनाव से पहले भूटान यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। 21 से 22 मार्च के लिए भूटान यात्रा पर, भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि भारत और भूटान एक अनूठी और अस्थायी साझेदारी साझा करते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा पर रहेंगे। अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन बिहार की अहम बैठक होगी। शाम तक सीटों का ऐलान होगा। बैठक में गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन बिहार की बैठक होगी और बैठक में गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जा सकता है। शाम तक सीटों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन बिहार की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। शाम तक सीटों का ऐलान किया जा सकता है। तो चुनाव से पहले ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। बैठक में गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे और सीट को लेकर शाम तक ऐलान किया जा सकता है। और कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीईसी की बैठक में बात नहीं बन सकी है। उम्मीदवारों पर सहमति नहीं बन सकी है। 18 सीटों के लिए मंथन चल रहा था। आज फिर से सीईसी की बैठक बुलाई गई है। लगातार दूसरे दिन भी ये कांग्रेस का मंथन जारी है। तो सीईसी की बैठक में बात नहीं बन पाई। 18 सीटों के लिए मंथन चल रहा था और आज फिर से सीईसी की बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रत्याशियों के नाम पर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी समन को चुनौती देने का यह मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में यह सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि केजरीवाल ने याचिका दायर की है और सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी समन को चुनौती देने का यह पूरा मामला है। ईडी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी और इस सुनवाई में ईडी के समन को चुनौती दी गई है और इस मामले को लेकर
सुनवाई की जाएगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। ईडी के तरफ से लगातार उन्हें समन भेजे जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये याचिका दायर की है। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो गई है। साल 2025 के महाकुंभ की रिहर्सल की जा रही है। 768 हेक्टेयर में ये माघ मेला बसाया गया है। प्रयागराज के संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हुई है। साल 2025 के महाकुंभ की रिहर्सल की जा रही है और प्रयागराज के संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत को लेकर रिहर्सल की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट में डीआरआई का मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला के पास 10 किलो कोकेन ड्रग बरामद किया गया है और बरामद ड्रग की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।